फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका इम्पैक्ट जो है वो आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है और ओवरऑल जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, सिचुएशन है, उसके ऊपर भी पड़ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें या सिक्योरिटी की बात कर लें। इसके असरात मेरे ख़्याल बड़े ख़तरनाक अंदाज़ से हमारे सबके ऊपर पड़ रहे हैं। लेकिन किसके ऊपर नहीं पड़ रहे, इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ-साथ रीजन में बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्या इन तब्दीलियों से बाखबर है? पाकिस्तान अपनी पॉलिसी और अपनी चीज़ें इस चेंजेस के हवाले से तब्दील कर रहा है या नहीं कर रहा? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब यूके से हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी फखर। डॉक्टर साहब, एक तो पहले पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज की बात करेंगे, फिर दूसरे हवालों से बात होगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल यानी एक दिन इंसान सोचता है कि यार आज का दिन बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त है, हो सकता है कल थोड़ा सा रिलीफ हो, लेकिन जो अगला दिन आता है तो फिर हमें गुजरा हुआ दिन अच्छा लगने लगता है। क्या मतलब क्या हुआ है ऐसा? ये नहीं है कि पाकिस्तान पे इस तरह के हालात, मुश्किल हालात नहीं आए होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये वाले हालात जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिले। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और जो आगे हालात आने वाले हैं वो आज आपने नहीं देखे होंगे, जी। जो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हालात आने वाले। और ये एक कल्मिनेशन है चीजों की, जो मुसलसल बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे। एक छत है, वो उस पे बारिश पड़ती है और कहीं से वो उसका लीक शुरू हो जाता है। आप वो लीक ठीक नहीं करते तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मानसून की बारिश का आएगा झटका तो वो छत गिर भी सकती है और गिर जाती हैं छतें। बिल्कुल ठीक। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है शुरू से वो इस हिंदू फोबिया के जो है ना चक्कर से नहीं निकल सका, और वो ऐसा कोई स्कीम डेवलप नहीं कर सके जिसमें वो अपने बॉर्डर्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते, वेदर दैट इज विद अफगानिस्तान और इंडिया और इवन चाइना, जी। या वो अपने जो इकोनॉमिक जो उनकी बेस है, इकोनॉमिक बेस, उसको स्ट्रेंथन कर सकते, जी बिल्कुल। या वो रीजनल ट्रेड में अपना जो है जायज मकाम हासिल कर सकते। बेशक। बिल्कुल। रीजनल बेसिस पे जी आरसीडी बनी थी, मुझे याद है आरसीडी का जमाना। बिल्कुल। तो रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, उसमें ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये लोग मुल्क शामिल थे और काफी उस वक्त जो है वो बेहतर सूरत हाल बन रही थी। लेकिन फिर वो आरसीडी खत्म हो गई, उसके बाद तो कोई ऐसा रीजनल अरेंजमेंट नहीं हुआ इस खित्ते में। और पाकिस्तान ने अपने भी इकोनॉमिक जो जरूरियात हैं उनको एड्रेस कभी भी संजीदगी के साथ नहीं किया। एक ये है कि आज का गुजारा कर लो, कल देखी जाएगी, ये पॉलिसी बिल्कुल। अपनाई। बिल्कुल। अब देखें, जाहिर है हमें तो पाकिस्तान की फौज से या सरकार से तो हमें कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी। लेकिन अवाम जो है वो तो हमारे ही जैसे हैं। यस। जैसे हमारे लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, भूखे मर रहे हैं, फाके हो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, सड़कें नहीं है। यही हाल तो पाकिस्तान के हर शहर हर गांव का भी तो यही हाल है। वहां कोई मिलियनेयर थोड़ी रहते हैं, वहां पे एग्री। भी तो किसान ही रहते हैं, मजदूर रहते हैं, बिल्कुल। निचला तबका रहता है। तो इसीलिए मैंने ये नारा दिया था, एक का दर्द सबका दर्द, कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने चूंकि हम पे कब्जा किया है तो हम ये चाहें कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, उससे उसका इंतकाम लिया जाए और उनके ऊपर कोई मुसीबत टूटे तो हम जश्न मनाएं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो हमारे उस तरह के दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह के मेहनत कश लोग हैं। वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जबर का और पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज है उसका शिकार रहे।
बिल्कुल। तो अब सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान एक फ्री फॉल में जा रहा है, और जैसा अभी आप प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, डॉलर यस। 190 290 से ऊपर हो चुका है। 297 ओपन जी में, 97 292 देखे जो ना। है वो अब ये इंटर कोई में। बात, ये कोई तुक है? तो इसका मतलब तो सीधा सीधा एक तो मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बंद। अब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, उसको पास वो कैसे मुकाबला करेगा आलमी मंडी में डॉलर का, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ? वो कैसे कम्पीट करेगा? वो नहीं कर सकता। लिहाजा एक्सपोर्ट्स आपकी बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप, खेलों की इंडस्ट्री ठप, सियालकोट में बेरोजगारी में इजाफा, फैसलाबाद में बेरोजगारी में इजाफा, शेखुपुरे में बेरोजगारी में इजाफा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से आप ये देखें, ये जो पूरा खिता है पंजाब का, ये वो खिता है जो इतना अनाज पैदा करता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तमाम अलाइड फोर्सेस को यहां से खुराक भेजी जाती थी। राइट। तो अब आप ये सोचें कि आज वो मुल्क जो इतने इतने से मुल्क हैं, इतने इतने से, बिल्कुल। यस। वो वहां से पाकिस्तान हॉलैंड से इंपोर्ट कर रहा है गंदम। बिल्कुल से, बिल्कुल से। यूक्रेन से तो कर रहे हैं अब सर हम। है जी, यूक्रेन से कर रहे हैं, मतलब यूक्रेन। यूक्रेन तो चलो फिर भी एक बड़ा मुल्क है ना, नहीं, मैं यूक्रेन को कहता तो हूँ कि यूरोप का ब्रेड सर वहां बास्केट का कहा जाता है वेदर, ना वो। अगर वहां का वेदर हम देख लेते हैं तो मतलब इतने ठंडे ममालिक है, उसके बावजूद वो इतनी गंदम प्रोड्यूस करते हैं, इतनी वीट प्रोड्यूस करते हैं कि पाकिस्तान को क्या, दुनिया को पता नहीं किस किस कंट्रीज को देते हैं। सर मुझे ये बिल्कुल। बताइएगा कि हालत कोई एक दिन में नहीं बनी ये हालत। अगर मैं ये कहूँ कि ये 1947 से एसी थी तो ऐसा नहीं है। बीच में से अच्छा वक्त आया, जनरल जिया का दौर देख लें, वो फेज ने और ये मार्शल लॉ ने हमें नुकसान दिया। बेशक हम कोई माने, कभी जुडिशियल मार्शल लॉ ने और कभी जो मिलिट्री मार्शल लॉ हैं, इन्होंने हमें नुकसान दिया। लेकिन सर पॉलिटिकल, क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आप पॉलिटिक्स करते रहे पाकिस्तान में जब थे तब भी, और अब भी आप पॉलिटिकल आदमी हैं। सर क्या पॉलिटिकल लोगों का रोल भी आप समझते हैं कि उनका भी अच्छा नहीं रहा था, कि जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई? देखिए, आपकी गुफ्तगू से मैंने इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम सर करना प्लीज। चाहूंगा। जी जी। पहला हिस्सा तो ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छे हालात भी देखे हैं। अक्सर लोग अयूब खान के दौर को अच्छा दौर कहते हैं। वो अच्छा दौर नहीं था, वो मसनूई दौर था। और वो मसनूई दौर इसलिए था कि उस वक्त जो सैकड़ों की, नूनों की जो कारखाने थे और जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुई, वो सरकार ने की। वो जी अयूब खान ने सरकारी पैसा बैंकों के जरिए उनको कर्जे दिए, इत्तेहाद केमिकल्स और दूसरी फैक्ट्रियां खोलने के लिए और वो चलाने के लिए। बैंकों ने, अयूब खान ने बैंकों के जरिए इन सरमायादारों को कर्जे दिए और फिर वो कर्जे माफ कर दिए। तो वो एक नजर आता है कि बड़ा पता नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल शुरू हो गया और ऐसा शुरू हो गया। वो ऐसा नहीं था। अयूब खान के दौर में जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ, इंसानी हकूक की पामाली हुई, पाकिस्तान के कौमी हकूक की पामाली हुई, वन यूनिट बनाया गया, उर्दू जुबान को बंगालियों पर और पश्तूनों पर और सिंधियों पर नाफिज किया गया, जिसकी वजह से 1968 में इतना बड़ा इनकलाब आया अयूब खान के खिलाफ। सर, और ये फातिमा आपकी जनाह को बात हम नहीं सही है भूल कि सकते। उसके, फातिमा जनाह का जो केस था वो तो मेरे ख्याल एक काला दाग है अयूब खान दौर के ऊपर। जी। अब आप ये दूसरा जो आपका मैं ये है, सियासतदानों का आप कह रहे हैं कि क्या ये, और ये जो बात होती है पाकिस्तान में कि क्या सियासतदानों का कसूर है या जर्नैलों का कसूर है। देखें, एक पाकिस्तान की सियासत पे आज तक मिडिल क्लास अपना अपनी जगह नहीं बना सकती, अपना मकाम नहीं बना सकती। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो जागीरदार थे, जो खवानीन थे पख्तूनख्वा के, या जो वडेरे थे सिंध के, या जो सरदार थे बलोचिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तानी सियासत पे कब्जा कायम किया। और ये कब्जा कायम करने के लिए उन्होंने फौज को और मुल्ला को अपना इत्तेहादी बनाया। लिहाजा जहां कहीं मिडिल क्लास ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की, ये नहीं कि नहीं की, आजाद पाकिस्तान पार्टी बनी थी, उसके बाद और छोटी मोटी पार्टियां बनती रहीं, उनको मुल्ला के जरिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जैसी तहरीकों को चला के
लोगों को वहां से हटा के तो मजहब की तरफ लाया गया, जमहूरी हकूक की लड़ाई के हवाले से। और फिर फौज, जहां ये महसूस हुआ जैसे 1968 में कि अवाम की मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू टेक ओवर द पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ द कंट्री, मुजीबुर रहमान आपके सामने, अल्ताफ हुसैन की शक्ल में, जो मिडिल क्लास आई ऊपर ये सिंध में। तो वहां क्या किया, 25,000 बंदा तो सिर्फ एमक्यूएम का मारा है, जो कराची और सिंध में फौज ने। बांग्लादेश में लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया। सो उन्होंने कहा मुल्क बेशक एक साथ चला जाए, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ में हमने ये नहीं जाने देना। भुट्टो साहब मिडिल क्लास के तो नहीं थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनको इक्तदार दिया गया। इसी तरह से जो प्रोग्रेसिव भी थे, जैसे खान अब्दुल खान वली खान साहब थे, वो एक प्रोग्रेसिव इंसान थे। वो कोई मौलवी नहीं थे या उस तरह के वो कोई जागीरदार नहीं थे, लेकिन वो भी इनको नहीं बर्दाश्त, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं। खैर बख्श मरी थे, वो भी सरदार थे, बड़े कबीले के अपने मालिक थे, जमीनें हर चीज थी, लेकिन वो प्रोग्रेसिव थे, उनकी सोच और तरह की। तो वो सारी जिंदगी जलावतनी काटी उन्होंने, और फिर वो जेल में उनका इंतकाल हुआ। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो आपकी सियासत है, पॉलिटिकल जो है प्रोसेस है, इसके ऊपर ये जागीरदारों के हाथ से कभी निकली ही नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं, आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, आप कैसे ये जी बात कर सकते हैं, नवाज जी शरीफ तो जागीरदार नहीं है, नवाज शरीफ तो जागीरदार नहीं है। तो वो ये है कि पाकिस्तान में कोई चीज भी अपनी क्लासिकल शक्ल में मौजूद नहीं है। हम्म, यहाँ पे कंबाइंड एंड अनइवन डेवलपमेंट है। एक तरफ जागीरदार है, दूसरी तरफ वो सरमायादार है जिसने टैक्स बचाने के लिए बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चरल लैंड्स खरीदी हुई है, क्योंकि आपके यस, पास एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज अगर हम आजकल, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, टाइम्स मैगजीन का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट अभी उन्होंने पब्लिश किया है। पहले तो हमारे पार्टी के उनके जो वर्कर्स थे, बल्कि उनके जो कुछ जर्नलिस्ट वर्कर भी हैं, वो ये कहते रहे कि यार टाइम्स के कवर पेज पे तस्वीर छपी है इमरान खान नियाजी साहब की, लेकिन जब अंदर स्टोरी देख ली तो उसमें कुछ और कहानियां लिखी हुई हैं। सर, डू यू थिंक कि वाकई वो पाकिस्तान के लिए मसीहा है, और जो जिस तरीके से वो बताए जाते हैं, या ये एक अलग फरेब है, एक अलग जिसे कहते हैं कि धोखा है पाकिस्तानियों के साथ? ये मसीहा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मसीहा का भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। जी, ये मसीहा का कॉन्सेप्ट जो है, ये इंडिविजुअल कल्ट को प्रमोट करता है। राइट, जैसे एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं ना, तो मेरे बिल्कुल, पास पेशेंट आते थे तो मैं उनका एग्जामिन करता था या पूछता था क्या है, वो बताते थे ये तकलीफ है, तो फिर मैं उनको नुस्खा लिख देता था, प्रिस्क्रिप्शन जी, डिस्पेंसर को दे दी, उसने टीका लगाया, दवाई दी, मैं बताता था ये परहेज करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो अगले दिन आता था, आराम नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया, अभी क्या रात को खाया, और सर रात बिरयानी खा ली थी। अब उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं मसीहा नहीं हूं, मसीहा अवाम होती है। जी, बिल्कुल सही, collective wisdom of a nation and collective effort of a nation in order to transform their living conditions, that is masiha। लेकिन पाकिस्तान में नहीं इंडिविजुअल जो होता है ना वो सर। तो, इंडिविजुअल पाकिस्तान मसीहा में तो हमेशा डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा। तो वो पाकिस्तान में तो सर यही लामहला होता है। उसका नतीजा डिक्टेटरशिप है। कम्युनिज्म था, रूस में सोशलिज्म हम्म, कम्युनिज्म आया। क्या स्टालिन साहब के अलावा पूरे सोवियत यूनियन में कोई अक्लमंद आदमी नहीं था जो सोवियत यूनियन हम्म, का सदर बन सकता? बिल्कुल, क्या मौजे तुम भले बहुत बड़ी शख्सियत थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे, सारा कुछ थे, वो जब तक मरे नहीं उस वक्त तक हम्म, चीन में कोई नया लीडर पैदा नहीं हो सका। बेशक, ये साला शी जिनपिंग अभी तक, जब तक साला मरेगा नहीं, बिल्कुल, कोई नया लीडर बिल्कुल, चीन में नहीं है। तो फॉरएवर, ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी लीड करता है बाकी फॉलो करते हैं, जी, ये कॉन्सेप्ट मिडीवल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अब खत्म होना चाहिए। जमहूरी कमेटियों के जरिए फैसले होने चाहिए।
जमहूरी कमेटियों के पास इख्तियारात होने चाहिए, किसी भी समाज के, किसी भी ऑफिस के, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के, किसी भी फैक्ट्री के, किसी भी कारखाने के, और इसी तरह किसी भी मुल्क के। बिल्कुल। तो ये पूरा एक नए कॉन्सेप्ट है, इस पे काम कर रहा हूँ। देखें, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो किताब लिख दूंगा इस पे। लेकिन ये कि एक नया मॉडल चाहिए गवर्नेंस का। ये गवर्नेंस के सारे मॉडल जो है ये फेल हो चुके हैं, और ये बिल्कुल। मसीहा या कल्ट वर्शिप या आइडियोलॉजीज के वर्शिप, यानी अगर कोई मुसलमान है तो वो कहेगा कि इस्लाम के खिलाफ बात की तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। कोई बिल्कुल। हिंदू है वो कहता है अगर तुमने हिंदू श्री राम के खिलाफ कोई बात की बिल्कुल। तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई कम्युनिस्ट है तो वो कहता है तुमने कार्ल मार्क्स के या लेनिन के खिलाफ बात की तो नहीं छोड़ेंगे। आई मीन ये मिडिवल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब दुनिया के अंदर यस। टेक्नोलॉजी और हमारी कुवत, देखें, आज इंसान के पास ये ताकत है कि वो तस्खीर कायनात कर सकता है। बिल्कुल। यस। वो इतना, अभी नया चावल पैदा किया है मेरा ख्याल है बांग्लादेश ने, SR8 के क्या इस तरह से उसका नाम है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कम से कम अफेक्ट करता है, वो कम से कम मीथेन गैस रिलीज करता है। तो ये हमें इन चीजों को तरफ सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजीज की। उसके लिए गवर्नेंस के कानून और गवर्नेंस के असूल तब्दील होने चाहिए। जी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। और शायद अगर तब्दील होंगे तो फिर लोगों की जिंदगियों में भी अच्छी तब्दीलियां शायद आ सकती है, अगर पॉजिटिव चेंजेस आती है जो आप चीजें बता रहे हैं डॉक्टर साहब। रीजन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, फिर आगे अगर गल्फ की हम बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की, बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। क्या पाकिस्तान इन तब्दीलियों के साथ अपनी कुछ चीजों को बेहतर करेगा, या फिर मतलब इसी तरह बैठ के हाथ पे हाथ रख के और उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा यार हमें तो खबर नहीं हुई कि ट्रेन तो हमारे हाथ से निकल गई? नहीं, देखें, हाथ पे हाथ तो पाकिस्तान नहीं धर के बैठा हुआ इस वक्त सही। तो। हाथ फैलाकर बैठा हुआ है, और इस वक्त तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो ये है कि कैसे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को यस। बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली। कम अज कम भी जो इन रियल टर्म्स आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो $50 बिलियन तक पहुंचने चाहिए। रियल टर्म्स का मतलब ये कि पैदावार से, एक्सपोर्ट से और रेवेन्यू से जनरेट होने के खुद बाद जो आप, जनरेट करके। हाँ, जो आप ले रहे हैं कि जी ये इतने पैसे रख दो, इतने रख दो, हम वो तो सब इस्तेमाल नहीं उधार है करेंगे, ना। वो नहीं। वो नहीं सर। ठीक। अब वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। और एक विक्सित साइकिल बन गया ना। अब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, यस। जिससे आपने फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके बिल्कुल। वापस आलमी मंडी में देनी है। वो आलमी मंडी में नहीं देंगे तो पैसे नहीं आएंगे, फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। सिर्फ लोगों के जो रेमिटेंसेज हैं उनके ऊपर तो इकोनॉमीज को बेस नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। टूरिज्म आपका है ही नहीं, क्योंकि आपका लोग इतना आपने बदनाम कर लिया है खुद को कि कोई आता नहीं है डर के मारे कि टेररिज्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपके इर्द गिर्द ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्टोनिक के क्या कहते हैं वो जो जी। होती है तब्दील है, जी। वो तब्दीलियां जी। वो आ रही हैं। तो इन तब्दीलियों के बीच में पाकिस्तान के पास दो ही चॉइसेस है। या जैसे पानी में चाय में जैसे चीनी डालते हैं तो वो महलूल हो जाती है, या तो हम्म। इसमें वो महलूल हो जाए, जी। ठीक है ना। और या फिर इन तब्दीलियों में से ऐसा जो है वो सिलसिला करे कि अपने जो कुछ है इसको बचा ले। सही। अब महलूल होने का मतलब यह है कि बलूचिस्तान को ये आजाद कर दें, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को दे दें, सिंध अलहदा हो जाए, हम लोग इंडिया के साथ चले जाएं, ये तो हो गया महलूल हो गया, हम्म। घुल गया, खत्म हो गया। अगर इन्होंने सरवाइव करना है तो उसके लिए विदाउट एनी डिले, देखो फखर साहब, आप वहां रहते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, और मैं आपको सही मतलब है, यूं समझ लें कि हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं आपके घर में चाय पी रहे हैं, ये इंटरव्यू बिल्कुल। नहीं हो रहा। जी। मैं आपको सही बात कह रहा हूँ, दिल की बात, कि पाकिस्तान को संजीदगी के साथ इंडिया के साथ जो है वो बातचीत कर शुरू करनी चाहिए।
और बातचीत बगैर शर्तों के करनी चाहिए, और पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया को दे देना चाहिए। पाकिस्तान को चाइना से अपना जो ट्रेड और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, इसको रिविजिट करना चाहिए, हम्म, और इसको इसकी रीअलाइनमेंट करनी चाहिए इंडिया के साथ। हम्म, और अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर ये बचते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते जी, तो फिर ये खुद अपने आप को, ये फिर सुसाइड बॉम्बर बन गए, ये फिर खुद ही अपने आप को मार। राइट, अब सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात क्यों सही हुए, बिल्कुल जी, क्यों करवाए, और चाइना ने करवाए। एग्जैक्टली, और आपको पता है कि इसका मतलब यह है कि लेबनान में अमन, शाम में अपना यमन में, लेबनान में अमन, और आपका ये जो है यमन में अमन। यमन में बिल्कुल, अब एक जगह रह गई थी शाम। तो परसों जो है मॉस्को में, शाम, तुर्की, ईरान की यस, बैठक करवाई है मॉस्को में, बिल्कुल, रूस में। वो व्लादिमीर भी चीन पुतिन, के कहने पे ही करवाई है, बिल्कुल, लेकिन करवाई है, क्योंकि शाम जो है वहां के जो सदर हैं, और वहां डमास्कस जो है वो प्रो रशिया है। जी तो बिल्कुल, इसलिए उन्होंने रूस को बीच में डाल के तो ये करवाया है। जिसका मतलब ये है कि अगर ईरान और इसके बाद अब अगर तुर्की और शाम के ताल्लुकात भी बहाल हो जाते हैं, तो ये पूरे रीजन जो है ये जंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रॉक्सीज की जंग भी खत्म हो जाती है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसका एक और मतलब ये भी है कि फिर ये जो जहादी तंजीमें हैं, नॉन शिया जहादी जी, तंजीमें, जी, जी, इनका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि फिर अफगानिस्तान सरकार जो है, इसको एक एक्सटर्नल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, बहुत सख्त एक्सटर्नल प्रेशर का एग्जैक्टली, सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी जो ताल्लुकात काबुल के खराब हैं, ये मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, सही, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, लिहाजा इस सारे में अब लोग कह रहे हैं, मुझसे पूछते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो इंडिया तो पीछे रह गया, इंडिया तो पीछे रह गया, चाइना बाजी ले गया मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं होता। चाइना को मिडिल ईस्ट की मंडी चाहिए। हमारे पास अपनी इतनी बड़ी मंडी है कि अगर हम अपनी मंडी में ही चीजें बेचते और खरीदते रहे, तो हमें बाहर एक्सपोर्ट की भी जरूरत उस तरह से नहीं। हम्म, ठीक है ना। इंडिया की मंडी इतनी बड़ी और डेवलपिंग मंडी। जी, अब उसमें ये है कि मैं ये चाहता हूं कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सॉल्व एलएसी, हो। ये बहुत जरूरी है, इसका सॉल्व हो। राइट, सोचना हमें ये चाहिए कि कौन सी वो ताकतें हैं जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने में रखना डालती है और रुकावट डालती है। ये हमें सोचना चाहिए, डॉक्टर क्योंकि अगर साहब, इंडिया और चाइना के दरमियान अमन हो जाए और हमें एक दूसरे से कोई खतरा ना हो, तो फिर नॉर्थ साउथ पैराडाइम शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। सर ये फिर बिल्कुल, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन जो आपने बताई, बड़ी आइडियल सिचुएशन है। आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर भी इंडिया को दे दें, जीबी भी दे दें, और फिर ये मतलब सर अगर इस तरह की दुनिया का कोई डिस्प्यूट हो, आप खैबर पुख्तनख्वा में भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपका ताल्लुक भी है, पहले भी था यकीनन, अब भी होगा, खुद कश्मीर के हैं, तो जब भी किसी के बीच में कोई मसला होता है, खानदानी दुश्मनियों से लेकर और बड़े डिस्प्यूट्स तक जो इलाके के हद तक होते हैं, मैं कंट्रीज की बात नहीं करता, सर वहां पे वन साइडेड चीज कब कब हुई है? कोई कोई एक तरीका होता है? अगर मैं ये कहूं कि ये मैं सारी चीजें दे दूं, फिर तो मैं कह दूं यार ये पाकिस्तान भी दे देता हूं तो इंडिया खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा, बस सही है, काम ही मतलब रात गई तो बात गई वाली बात। सर ऐसे तो कहीं पे भी अगर आपको लगता है यूक्रेन रशिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है उसके साथ अमेरिका और वो खड़ा है, लेकिन वो नहीं वो कर रहा कि मतलब ये नहीं कह रहा कि चलो रशिया को आने दो और मैं उसको कर दूं। तो सर ये तो मतलब अगर बातचीत हम कहते हो, मैं ये कभी नहीं कहता कि बातचीत इंडिया के साथ प्रायोरिटी पे बात होनी चाहिए, इंडिया के साथ प्रायोरिटी पे ट्रेड होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये सारा कुछ दे के हो जाए, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी, उसके ऊपर भी तो बातचीत हो सकती है ना। देखें, दे के सारा कुछ दे के नहीं, ये सारा कुछ तो लिया हुआ है ना, तो वापस तो करना पड़ेगा। वापस तो करना पड़ेगा। अब आप अच्छे तरीके से करेंगे तो हम आपके लिए जो है वो फायदा ही फायदा है।
अच्छा। हम ऐसा भी हो सकता है मुस्तकबिल में, देखें कोई सोच सकता था कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक ही स्टेज से तकरीर करेंगे? सही कह रहे हैं। कितने एक दूसरे के जान के बिल्कुल, दुश्मन थे ये। बिल्कुल। इसी और तरह ईरान और से सऊदी अरेबिया आने, के ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, हाँ इज़राइल और देखें अरबों के आप हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपकी तो बात इसी दुरुस्त है। तरह से देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहाल हो जाएं तो इसमें पाकिस्तान का बहुत फायदा है, हमें आई भी, एग्री सर। आई इंडिया को भी 100% फायदा एग्री। है, आई 100% एग्री। इंडिया को भी फायदा है। यस। हम नहीं चाहते कि रीजन में जो है बदअमनी हो, हम भी चाहते एग्जैक्टली। हैं कि रीजन में पीस होना चाहिए। यस। सब डेवलप, सब लोगों की जो है वो तरक्की हो। को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर, जैसा मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, पॉलिटिक्स जो है, इसको जागीरदारों से, मिलिट्री से और मुल्लाक्रेसी से छीन के अवाम के इख्तियार में लाना होगा। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, गुड। उसके बगैर नहीं मुमकिन। ये मार बिल्कुल। देंगे आपको, जहर दे देंगे, केमिकल वेपन फेंक देंगे आप पे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सही। हाथ से जाने देंगे। तो एग्जैक्टली। वो कैसे जी, जी। आपने, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट एंड रिजॉल्व दिस पॉलिटिकल डोलड्रम ऑन योर एंड? हम्म। दैट इज योर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, और बिल्कुल यही हम अब बात भी होती है, हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार डिस्प्यूट्स को किसी तरीके से खत्म करना, अगर इसराइल और अरब दुनिया के बीच में इतनी जंगें हुई और ताल्लुकात मुनक़ता रहे और आज दोबारा से वो एक दूसरे के यहाँ आना जाना है उनका, और ट्रेड एंड बिजनेस हो रहा है, फ्लाइट्स चल रही हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी हो सकता है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया और चाइना के बीच में भी ये सारी चीजें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, ये आप वाली बात है कि कौन सी ताकतें कर सकती है और कौन इसमें दीवारें खड़ी करने की कोशिश करती है। तो इस पे यकीनन आइंदा किसी शो में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया, आप ट्रैवलिंग में है लेकिन उसके बावजूद आपने शो ज्वाइन किया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।